हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी टाइम की थोड़ी व्यस्तता चल रही है। दैट्स वाई आपको लेक्चर डिलीवर करने में डिले हो रहा है। क्यों व्यस्तता चल रही है मैंने आपको शेयर भी किया है, इसलिए आप बात समझिए और कोऑपरेट करिए हमारे साथ। बट मैं जैसा कि आपको बताया था कि गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीटली आपको डिलीवर करने वाला हूं एट एनी कॉस्ट। तो बेसिकली एक ही टॉपिक आपकी बची हुई है और कोई रॉकेट साइंस इस टॉपिक में है नहीं, तो हम लोग इसको स्थिर से डिस्कस करेंगे और आपको भी इस टॉपिक में आनंद आएगा। बिकॉज एक्चुअली आप सब भी सिविल सर्वेंट्स ही बनने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़े से डिटेल्स अगर आप सिविल सर्विसेज के बारे में जानते हैं तो आपको भी काफी ज्यादा आनंद आएगा और साथ ही साथ अवेयरनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो द टॉपिक इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि सिविल सर्विसेज कहते किसको है। मैंने आपको बताया ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूड होते हैं। अब ऐसा नहीं कि जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस आईपीएस ही आते हैं, ठीक है। इसमें स्टेट के भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी आ सकते हैं। सेंट्रल लेवल पर जो आपके ऑफिशियल्स है वो भी आ सकते हैं। तो ये एक एम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो एक प्रकार से ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है सिविल वर्क के पर्पज से। सिविल वर्क का पर्पज क्या हो सकता है? किसी स्कीम को इंप्लीमेंट करना हो, ठीक है, कोई लॉज रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करना हो या फिर गवर्नमेंट को एडवाइस देना है, ठीक है। तो ये सब आपके सिविल वर्क के अंतर्गत आते हैं। बस आपको रिलेट करना है एग्जाम्पल के साथ। जो भी आप देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को, आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या फंक्शन सिविल सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक की पॉइंट्स रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज। लेकिन हाँ, एक आपके होते हैं पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस के बारे में आपको पता है कि ये जो आपके नेता होते हैं ये बेसिकली जनता के द्वारा चुन के आते हैं। इनकी फिक्स्ड टेन्यूर नहीं होती है ना। कहने का मतलब ये है कि परमानेंसी इन टेन्यूर नहीं देखने को मिलती है। अगर जनता ने एक्सेप्ट किया तो वो चुन कर आएंगे, अगर जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो हो सकता है अगली बार चुनाव में वो हार जाए। ये चीजें तो होती रहती है, कोई पार्टी जीतता है कोई पार्टी हारता है, गवर्नमेंट इलेक्शंस होती हैं तब, ठीक है। तो यही बात होती है। दूसरा है आपका जुडिशियल। तो जुडिशरी का तो अपना ही काम है कि ये जो लॉज हैं उनको मॉनिटर करते हैं। यूं कह सकते हो कि सजा देना हो या फिर चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, तो ये सब आपके जुडिशरी के काम आ जाते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जुडिशरी, द सिविल सर्विसेज एंड द पॉलिटिशियंस। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। तो बेसिकली एक बात और इसमें आप ध्यान रखोगे सिविल सर्विसेज में कि इसके अंतर्गत परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि जब रिटायरमेंट एज आता है तभी ये रिटायर होंगे, ठीक है। या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ काफी लंबे टेन्यूर तक ये सर्विसेज में रहते हैं। अनलाइक द पॉलिटिशियंस जिनकी टर्म की कोई फिक्सेशन नहीं है, वो डिपेंड करेगा जनता के ऊपर, जनता के ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। और अल्टीमेटली जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनको अपॉइंट की जाती है टू रन द कंट्री विद ए मैंडेट टू सर्व द नेशन विथ पब्लिक इंटरेस्ट। ये बात ध्यान रखना है कि इनका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू सर्व द नेशन विथ पब्लिक इंटरेस्ट। कि एक प्रकार से जब ये ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो ये बात उनके अंदर रहनी चाहिए कि हाँ हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंश्योर करने का प्रयास करेंगे।
तो ये सब हमने डिस्कस किया, ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? तो पहली बात तो ये कि जो आपका आर्टिकल 53 एंड आर्टिकल 154 है, इसमें बेसिकली ये बात कही जाती है, खासकर आर्टिकल 53 की बात करें तो आपने सुना भी होगा कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट के नेम के ऊपर लिए जाते हैं, और गवर्नर के रेस्पेक्ट में अगर बोले तो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं आर इन द नेम विद द गवर्नर। ये आपने सुना होगा जब आप गवर्नर के टॉपिक को और प्रेसिडेंट के टॉपिक को पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो वही बात है, अब जो गवर्नर होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं, ये डायरेक्टली तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस को परफॉर्म नहीं करते, तो कौन करता है? तो बेसिकली ऑफिशियल्स होते हैं या फिर ऑफिसर्स होते हैं जो उनके अंडर काम करते हैं और वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यही आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो परमानेंट सिविल सर्विसेज या परमानेंट सिविल सर्वेंट होते हैं, और इनको गवर्न किया जाता है पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं वो आपके आर्टिकल 308 से 323, यानी कि इन आर्टिकल्स को आप ओपन करके देखेंगे तो बेसिकली जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है संविधान में उसके बारे में आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से जैसे आप देखिए आर्टिकल 309 इसी के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली आर्टिकल 309 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विथ रिगार्ड टू द रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन जो अपॉइंट किए जाएंगे पब्लिक सर्विसेज में, ठीक है। यानी कि जो भी सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा उनके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, कैसे वो रेगुलेट होगा, सर्विस कंडीशन क्या होंगी, ये सब आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अगर आपके ये सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर है तो, स्टेट सर्विसेज ऑफिसर है तो जाहिर सी बात है आपके कौन डिसाइड करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 310। इट इज टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ये आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करता है, यानी कि जो भी पर्सन है डिफेंस सर्विसेज के या फिर सिविल सर्विसेज के या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के होल्डिंग एनी पोस्ट विद रिस्पेक्ट टू द एबव मेंशन्ड, जो हमने अभी बात की, वो बेसिकली ऑफिस से सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। वैसे अगर कहे तो बोला जाता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या प्लेजर ऑफ गवर्नर, इसका मतलब यही होता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक या फिर जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक। लेकिन एक्चुअली में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, इनडायरेक्टली आपके यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ही होते हैं। और बहुत सारे इंटरनल मैकेनिज्म होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 311, इट टॉक्स अबाउट डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ ए पर्सन जो एम्प्लॉय किए जाते हैं सिविल सर्वेंट्स के रूप में अंडर द यूनियन और द स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 312 आपको ही पता है, डील्स विद द ऑल इंडिया सर्विसेज। आप हमें बताइए, वैसे तो आपको पता ही होगा कितने ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं रिलेशनशिप इन सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज और डेमोक्रेसी को लिंक करके यूपीएससी मेंस में। तो बेसिकली हम थोड़े से बेसिक के बारे में बात करेंगे। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये इगलिटेरियन कंसेप्ट है। इगलिटेरियन कंसेप्ट यानी कि यूं कह सकते हो समतावाद, यानी कि जो इक्वलिटी को प्रमोट करता हो, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता हो, ठीक है। वैसे भी आपको पता है डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, 1% 1 वोट का वैल्यू होता है। इसका मतलब ऑल सिटीजन्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू चूज ए कैंडिडेट, ठीक है। और जब हम बात करें डेमोक्रेसी में तो भारत में जो आपका है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दो प्रकार की डेमोक्रेसी हो सकती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी डिसीजन लेना हो तो डायरेक्ट पीपल रोल निभाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि कोई बिल लाना हो या बिल पास करना हो तो डायरेक्ट रेफरेंडम के माध्यम से जनता से पूछे जाते हैं।
तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जो इंडिया में मौजूद है। यानी कि इसके तहत जो जनता होती है, यानी कि हम और आप रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, और वो हमारे लिए लॉ बनाती है, ठीक है, और भी अदर पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करती है। वही बात है। अब डेमोक्रेसी में बात करें तो जो व्यक्ति चुनकर आते हैं उसमें आपको या तो मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे या फिर लेजिस्लेटिव मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, आपको पता है, किसी भी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, और उस मिनिस्ट्री या फिर जो डिपार्टमेंट होता है जिसको मिनिस्टर हेड करते हैं, उसके अंदर फिर अदर सिविल सर्वेंट्स, ऑफिशियल सब आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, सब आपके मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये बात आप भी जानते होंगे। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वैसे ये टेम्पररी मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के। क्यों टेम्पररी मेंबर्स? क्योंकि 5 साल के बाद कोई पता नहीं कि ये फिर जीत के आएंगे या नहीं आएंगे, हो सकता है दूसरे पार्टी की सरकार आ जाए तो फिर दूसरा मिनिस्टर बन जाए। लेकिन जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, भले ही गवर्नमेंट चली जाए लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने पोजीशन पर बने रहते हैं, और जो प्रोग्राम्स या पॉलिसी चल रही है उसको कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। तो यही बात हो गई, सिविल सर्विसेज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है तो मिनिस्टर्स भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट, भी ब्यूरोक्रेट्स भी आपके एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट हैं, लेकिन जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, और जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और मुद्दा चलता है, पैराडॉक्सियल रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज। पैराडॉक्सियल मतलब विरोधाभासी, यानी कि यूं कहो कि जो आपके डेमोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज की बात करेंगे तो एक तरफ आपको लगेगा कि जो आपके डेमोक्रेसी है वो और सिविल सर्विसेज हैं वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, यानी कि एक दूसरे के एंटी है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिकेट्स की डेमोक्रेसी को ये प्रमोट नहीं करते हैं। अब कैसे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की, तो आपको ही पता है ये लोगों के एक्सपेक्टेशंस को, जो पॉपुलर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोगों की नीड होती है, उसको फुलफिल करने का प्रयास करता है, ठीक है। एंड लोग ने जो प्रेफरेंस के आधार पर इनको चुनकर भेजा है उन्हीं प्रेफरेंस को मिनिस्टर्स या फिर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, तो ये बेसिकली जनता को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होते हैं, बिकॉज जनता के द्वारा तो ये चुनकर आए नहीं है, तो ये तो बेसिकली इनडायरेक्ट चुनकर आए। दैट्स वाई जो आपके पॉपुलर एक्सपेक्टेशंस होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उन मैटर से रिलेटेड जनरली अनकंसर्न्ड रहते हैं, ठीक है। तो अनकंसर्न्ड विद द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द इंडिविजुअल। और दूसरी बात ये कि जो सिविल सर्विसेज हैं ये बेसिकली कभी कभी ऑथोरिटेरियन भी हो जाते हैं, और दूसरी तरफ ये फाउंडेशन स्टोन रखते हैं फॉर द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो पैराडॉक्सी मतलब समझ रहे हो, विरोधाभासी। तो एक तरफ आप देख लो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और जो सिविल सर्विसेज हैं एक दूसरे के एंटी है, और दूसरी तरफ आपको ये एग्जांपल दिख रहा है कि जो सिविल सर्विसेज हैं और जो आपके डेमोक्रेसी है वो एक दूसरे के पूरक है, बिकॉज सिविल सर्विसेज इफेक्टिव गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं, और जहां पर इफेक्टिव गवर्नेंस होगा वहीं पर जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसलेट होकर जाएंगी लोगों के पास, वो सही से इम्प्लीमेंट हो सकेगा, ठीक है। वो बात निकल कर आती है। तो आप देख सकते हो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन, कंसेंसस बिल्डिंग, फ्लेक्सिबल माइंडसेट, ये सब आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब दूसरा है कंप्लीमेंट्री रिलेशन। कंप्लीमेंट्री रिलेशन यानी कि पूरक, यानी कि एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। डेमोक्रेसी सिविल सर्विसेज को प्रमोट करता है और सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। कैसे? तो वही बात है, जो आपके डेमोक्रेसी और सिविल सर्विसेज दोनों की ज़रूरत होती है फॉर इफिशिएंट एंड रिसेप्टिव गवर्नेंस। यानी कि डेमोक्रेसी से तो नेतागण चुनकर आ गए, लेकिन अब नेताओं को बढ़िया पॉलिसी सजेस्ट कौन करेगा? बिकॉज हम जानते हैं हमारे देश में जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो सिविल सर्विसेज चुन कर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेट होते हैं,
और काफ़ी हायर डिग्री अचीव कर कर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है उनके पास, तो ये पॉलिसी सजेस्ट करने में मदद करते हैं, पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ देने में मदद करते हैं। तो ये बात है, ठीक है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो होनी चाहिए, हमेशा वो बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत होती है बिटवीन रिस्पॉन्सिबलनेस एंड कंसिस्टेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि न्यूट्रलिटी तो होना ही चाहिए। इसीलिए कोडिफाइड ब्यूरोक्रेसी नेसेसरी है डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब एक मुद्दा आप बार बार सुनते रहते होगी, सिविल सर्विसेज एंड अकाउंटेबिलिटी को लेकर, है ना, आपको भी सुनाई देता रहता होगा कि सिविल सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी की कमी है, दैट्स व्हाई इश्यूज रिलेटेड टू द करप्शन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखने को मिलते हैं, इनएफिशिएंसी, ये सब देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हम इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो, जब हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी एंड चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि लेट से गवर्नमेंट चेंज होती है, तब बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं तब भी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, ठीक है। एंड दूसरी तरफ जब इनके अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो ये गवर्न होते हैं उन रूल्स और प्रोसीजर के माध्यम से जो फॉर्मुलेट किया जाता है इन्हीं के एडवाइस से, ठीक है। जो हायर ऑफिशियल सब होते हैं वो सब भी तो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, तो वो सब जो एडवाइस देते हैं कि कैसे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है, तो उन्हीं एडवाइस को गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करती है। तो ये बात निकल कर आती है। इसलिए कभी कभी ब्लेम भी किया जाता है, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ रेदर देन रूल ऑफ मैन। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कानून में ही फॉल्ट है। आप क्या मानते हो, कानून में फॉल्ट है या फिर मैन में फॉल्ट है, ठीक है। जिस कारण वाइड स्प्रेड एब्यूज ऑफ पावर होता है, करप्शन देखने को मिलती है अमंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से अब मीडिया काफ़ी ज़्यादा आ रही है, खासकर सोशल मीडिया, तो ऐसे में अब मीडिया भी एज ए एक्सटर्नल स्क्रूटनी का काम करती है ऑन द सिविल सर्वेंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करती है, ठीक है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि अगर लेट से कि पुलिस बिना मतलब के लाठीचार्ज कर रहा है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, फुटेज आ जाती है, और ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, तो फिर सस्पेंशन रिलेटेड मैटर भी निकल कर आती है। उसके बाद जो आपके इश्यूज हैं अकाउंटेबिलिटी को लेकर इन द सिविल सर्वेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस डिलीवरी, तो ये भी एक मुद्दा रहता है जहाँ पर जो भी सर्विस डिलीवरी इनको देनी रहती है, चाहे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हो, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उसमें एफिशिएंसी नहीं आती, वीक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद ये भी आपने सुना होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वैसे तो मिनिस्टर को ये अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर बेसिकली या तो डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री का इंचार्ज होता है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा वेग है, यानी कि उतना ज़्यादा कंसर्न्स मिनिस्टर शोकेज नहीं करते हैं रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए सिविल सर्वेंट। ये बातें हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंस्टेंसेस जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम या अकाउंटेबिलिटी का फेल्यूर हमें देखने को मिला है। तो आप भी बताओ, जब भी कोई करप्शन के मुद्दे हाईलाइट होते हैं, चाहे 2G स्कैम हो या फिर कोयला स्कैम हो या फिर माइनिंग स्कैंडल्स हो, तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट क्या ये पॉसिबल है कि करप्शन हो जाए? ये आप भी समझते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की मुद्दे हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लो, 2G केस या फिर कोल एंड माइनिंग स्कैंडल्स। एक दो और एग्जाम्पल पूरा ईयर के साथ आपको ध्यान रखना है ताकि आप लिख सको अगर करप्शन का कोई मैटर आता है क्वेश्चन में तो, ठीक है। और हाँ, जो रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं टू प्रमोट द एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन सिविल सर्विसेज, बिकॉज प्रॉब्लम तो है एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की, तो उसको सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। तो एक तो रोबस्ट विजिलेंट मैकेनिज्म, जो विजिलेंट मैकेनिज्म है उसको मजबूत किया जा रहा है, ठीक है, सो दैट करप्शन
का प्रिवेंशन किया जा सके एज वेल एज डिटेक्ट किया जा सके। बिकॉज करप्शन को अगर डील करना है तो एक तो आपका डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो डिटेक्ट हो। अगर डिटेक्ट ही नहीं होगी तो फिर करप्शन का पता ही नहीं चलेगा कि हुआ या नहीं हुआ, और जब पता ही नहीं कि नहीं हुआ तो फिर एक्शन कैसे लिए जाएंगे। उसके बाद जो आपके सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एलोंग विथ ई ऑफिस को इम्प्लीमेंट किया जाए। ई ऑफिस मतलब समझते हो जैसे मिनिस्ट्री है या फिर डिपार्टमेंट है, जो भी उनके फंक्शंस है, जो भी उनके कार्य होते हैं, वो सब आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिलीवर हो। ठीक है, तो जो आपका ई ऑफिस है वो ई गवर्नेंस को प्रमोट करता है, और जो ई गवर्नेंस है वो आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। साथ ही साथ प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट डिलीवरी यानी कि जो भी आपके कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है ना, बिकॉज ऑफ दैट कम्प्लेक्सिटी जो आपके सर्विसेज है उसको इम्प्लीमेंट करने में डिले हो जाती हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स देखने को मिलती है, तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या फिर कम्प्लेक्सिटी है उसको खत्म किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद प्रमोटिंग मीडियर ट्रेनिंग, मिड कैरियर ट्रेनिंग, यानी कि जब सिविल सर्वेंट्स चुन के आते हैं तो ऐसा ना हो कि लंबे समय के बाद ट्रेनिंग हो, तो जब वो ड्यूटी कर रहे होते हैं तो उसी के बीच में उनको मॉडर्न ट्रेनिंग की ज़रूरत है दैट विल एड्रेस द नीड ऑफ द करेंट सोसाइटी। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं हम रोल प्लेड बाय द सिविल सर्विसेज। तो क्या रोल प्ले करते हैं ये तो आप भी जानते हो, आप भी थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो। तो पहली बात तो ये एडवाइजरी रोल इन पॉलिसी मेकिंग होना हो तो उसमें वो एडवाइजरी का रोल प्ले करते हैं। बिकॉज जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं और ये इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा कारगर भी होगी। एलोंग विथ सोशियो इकोनॉमिक चेंज को इंस्टीट्यूशनाइज करते हैं। सिंपली अगर कहें तो आपको ही पता है विथ टाइम सोसाइटी चेंजेज, तो बेसिकली उस चेंज को एड्रेस करने के लिए, उस चेंज को सोसाइटी में अडॉप्ट करवाने के लिए ये ब्यूरोक्रेट्स कार्य करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, गवर्नमेंट अगर अनस्टेबल हो लेट से, या फिर गवर्नमेंट ने मेजोरिटी खो दिया, तो ऐसे में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो गवर्नेंस को कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपके एग्जीक्यूटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जानी होती है वो आपके ब्यूरोक्रेट करते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो आपके कंटिन्यूटी होते हैं गवर्नेंस के, वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है या नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। यानी कि लेट से गवर्नमेंट चेंज हुई, अब पहले ए गवर्नमेंट था, अब ये बी गवर्नमेंट आ गया। अब बी गवर्नमेंट के आने के बाद हो सकता है जो सिविल सर्वेंट्स हो वो सिस्टम में जो भी आपके सर्विसेज है उसको सेम मैनर से, सेम प्रोसीजर से, सेम सत्य और निष्ठा के साथ उसे इम्प्लीमेंट करे। निगेटिव सेंस में क्या होगा कि हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में ढील कर दे। ठीक है, उसके बाद एजेंट ऑफ डेवलपमेंट होते हैं ये, बिकॉज बहुत सारे डेवलपमेंटल फंक्शंस करते हैं, लाइक प्रमोटिंग मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग फंक्शंस, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। उसके बाद डिस्चार्ज डेलीगेटेड फंक्शंस। डेलीगेटेड फंक्शन मतलब समझते हैं, एक तो इनका जो कोर फंक्शंस होते हैं वो तो कार्य करते ही एज वेल एज इनको और भी बहुत सारे अनदर फंक्शंस दी जाती है, तो उन फंक्शंस को भी डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, along with administers द लॉ ऑफ लैंड, तो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सोसाइटी में पीस बनी रहे, कॉमनल हार्मनी बनी रहे, इन सब का भी ये ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ वॉच डॉग, वॉच डॉग यानी कि निगरानी रखते हैं कि जो सोसाइटी है वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो दे एक्ट एज ए वॉच डॉग बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूटी इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि जब देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या फिर राज्य में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, यानी कि गवर्नमेंट बेसिकली अपनी मेजोरिटी खो दी या फिर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो वहाँ पर आपके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जो भी ये एक्शन लेते हैं
जो भी ये फंक्शनिंग करते हैं उनकी ये रिकॉर्ड रखते हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपने भी देखा होगा जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बेसिकली लोगों के मुद्दे को सुनते हैं, लोगों के इश्यूज को सुनते हैं और अल्टीमेटली उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं वो मिनिस्टर्स को भी डिलीवर करते हैं, ताकि मिनिस्टर्स जो हैं वो भी उनके समस्याओं से, लोगों की समस्याओं से वाकिफ हो सके कि क्या प्रॉब्लम चल रही है भाई। तो ये सब हमने देखा। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स या इश्यूज अफेक्टिंग द इंडियन सिविल सर्विसेज। बहुत सारे इश्यूज हैं, इश्यूज की तो भरमार है जो कहीं ना कहीं इंडियन सिविल सर्विसेज को इनफेक्टिव बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे इश्यूज हैं। उसके बाद हम रिफॉर्म देखेंगे। तो पहली बात तो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। ये जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है ना, इसको आप इस सेंस में समझो कि 2-3 साल पहले ये डिबेट चल रहा था जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। यानी कि जैसे हम आरबीआई में जो आपके गवर्नर है वो अभी आईएएस ऑफिसर है, तो जब इनका अपॉइंट हुआ था तो न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा डिबेट छिड़ी थी कि बेसिकली इकोनॉमी से मुद्दे हैं तो इसमें स्पेशलिस्ट को ही अपॉइंट किया जाए, जो एक्सपर्ट है, जो इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स कर रखे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा निकल कर आया था। ठीक है, तो यही बात होती है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग, एक बात ये निकल कर आए। उसके बाद इनएफिशिएंट इंसेंटिव सिस्टम्स। इनएफिशिएंट इंसेंटिव सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो मेरिटियस एंड ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ऑनेस्टी से काम करते हैं, सत्यनिष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन उनको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है एज पर देयर सर्विस। उसके बाद आउटडेटेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी कि काफ़ी पुराने रूल्स प्रोसीजर्स हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक इनकन्सिस्टेंसीज इन प्रमोशन, यानी कि जो प्रमोशन किया जाता है ना उसमें जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी कमी है, यानी कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स सेट नहीं किए गए हैं, प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं तैयार किए गए हैं, और अगर तैयार भी किए गए हैं तो उस पर जो गवर्नमेंट है नहीं चलती है। यानी कि जो सिविल सर्विस गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होंगे, ठीक है, हाँ में हाँ मिलाएंगे तो उनको प्रमोशन होगा, ऐसी भी चीज़ें चलती है। तो जो सिविल सर्विसेज बोर्ड के रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसको भी फॉलो नहीं किया जाता है बहुत सारे स्टेट के द्वारा। तो प्रमोशन के चक्कर में पॉलिटिकल एफिनिटी ब्यूरोक्रेट्स में देखने की मिलती है, तो इसके कारण सिविल सर्विसेंट्स की इंटीग्रिटी पर भी असर पड़ सकता है। उसके बाद लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स, जिसके कारण अनएथिकल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है। और साथ ही साथ पब्लिक का जो परसेप्शन है सिविल सर्वेंट्स के रिगार्डिंग कि ये जो है हमारी मदद के लिए हैं, वो परसेप्शन भी डिग्रेड हो रही है। ठीक है। along with arbitrary and whimsical transfers, तो arbitrary transfers याद रख सकते हो। तो ट्रांसफर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इश्यू ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्विशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्विशंस यानी कि यूँ कहो जो पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, वो एक प्रकार से टॉप अप अप्रोच होता है रेदर देन बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप अप अप्रोच में क्या है, जो आपके टॉप लेवल ऑफिशियल्स है वो पॉलिसी बनाएंगे, जबकि पॉलिसी जब भी बननी चाहिए, खासकर जो आपके सोशल पॉलिसीज हैं, ग्राउंड रियलिटी को देखकर बननी चाहिए, बिकॉज देयर कैन बी रीजनल वेराइटीज, है ना। तो कहीं पर हो सकता है जेंडर इनइक्वलिटी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हो, तो उस राज्य के लिए या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के लिए जेंडर इनइक्वलिटी को खत्म करने वाली पॉलिसी आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअल इरोजन इन वैल्यूज एंड एथिक्स, ये भी है। उसके बाद रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म यानी कि एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं या फिर सिविल सर्वेंट्स को बाइंड कर देते हैं, जिसके कारण वो ऑटोनोमस डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया तो डिसीजन अगर गलत हो जाएगा तो फिर हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी, है ना। एलोंग विथ एलाइटियस्ट इन नेचर। एलाइटियस्ट इन नेचर यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं बदलाव
अडॉप्ट करने से डरते हैं, रेसिस्टेंट शोकेज करते हैं, बिकॉज उनको जो बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं वो तो मिलती ही है। उसके बाद लैक ऑफ डायनेमिज्म along with opposition to lateral entry। ये लेटरल एंट्री का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चला था, है ना। लेटरल एंट्री मतलब समझते हो, जैसे अभी जो है सिविल सर्वेंट्स में आप अगर एंट्री करोगे तो आप एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट मेथड से एंट्री करोगे, एग्जाम दोगे, ठीक है, मेंस लिखोगे, उसके बाद इंटरव्यू जाओगे, उसके बाद रिकमेंडेशन आएगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन लेटरल एंट्री में ये सब कुछ नहीं होगा। लेटरल एंट्री में साइड से एंट्री हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्रिटेरिया की, हो सकता है उनको एक्सपर्ट नॉलेज हो, ठीक है, तो इसलिए उनको एंट्री दे दी जाए। तो बहुत बार लेटरल एंट्री का भी अपोजिशन होता है जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल प्रोसेस को हिंडर कर सकता है। जैसे अब इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती जा रही है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी अगर बनाई जाएगी तो कोई अगर स्पेशलिस्ट है इकोनॉमी का वो ज़्यादा अच्छा पॉलिसी बनाएगा रेदर देन जनरलिस्ट, इसीलिए लेटरल एंट्री की बात कही जाती है, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। अब चलो, रिफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, तो कैसे रिफॉर्म किए जाएंगे ब्यूरोक्रेसी को और क्या क्या स्टेप लिए गए हैं टू रिफॉर्म द ब्यूरोक्रेसी ताकि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी आपकी स्ट्रेंथन होती है तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगा। अब कैसे होगा, 4-5 पॉइंट आप हमें बताइएगा जरूर। तो बेसिकली जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो आपको ही पता होना चाहिए कि चेंज इज द परमानेंसी, यानी कि अगर कुछ परमानेंट है तो वो चेंज ही है। तो सोसाइटी में भी बदलाव आती है, तो जाहिर सी बात है सिविल सर्विसेज या फिर सिविल सर्वेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बदलाव आएगा एज पर द चेंज इन द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे में रिफॉर्म्स की भी जरूरत होती है। दैट्स व्हाई रिफॉर्म इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड सेवरल इनिशिएटिव लिए गए हैं इन द रिसेंट ईयर्स बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इसमें क्या क्या स्टेप लिए गए, तो पहली बात तो मल्टी स्टेक होल्डर फीडबैक परफॉर्मेंस इवेल्युएशन लाने का प्रयास किया गया है, और इसके तहत क्या होगा कि रोबस्ट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन किए जाते हैं सिविल सर्वेंट्स के। साथ ही साथ ऑनलाइन मैकेनिज्म फॉर अप्रेजल्स, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। अप्रेजल मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, यानी कि ऑनलाइन तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स है उनके परफॉर्मेंस को मूल्यांकन किया जा सकता है। एलोंग विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई ऑफिस। ई ऑफिस मतलब मैंने आपको बताया है, जो भी आपके मिनिस्ट्री है या फिर डिपार्टमेंट है उनके जो वर्क्स है वो सब आपका डिजिटल कर दिया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो। एलोंग विथ इंसुलेटिंग सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मैं तो मानता हूँ कि जो आपके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट को लेकर या फिर सिविल सर्वेंट्स के वर्क में इंटरफेरेंस को लेकर, तो वो सब नहीं होनी चाहिए। तो और सेकेंड ARC ने ये भी सजेस्ट किया है जो कि आपको ध्यान में रखना है, देयर इज ए नीड टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। बिकॉज जहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी और इम्पार्शियलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए सिविल सर्विसेज बोर्ड को सेटअप करने की बात कही गई थी रिगार्डिंग पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। नहीं तो क्या होता है, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद प्रोफेशनलाइजेशन विथ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर एंड कंपटीशन। इसके तहत बेसिकली जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जो कमेटी का नाम दिया है सुरेंद्र नाथ कमेटी, उनका कहना है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट जो किए जाते हैं उस परफॉर्मेंस असेसमेंट के आधार पर जो उनका टैलेंट है, जैसे हो सकता है कोई सिविल सर्वेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो, कोई सिविल सर्वेंट्स इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो जो परफॉर्मेंस असेसमेंट से बात निकल कर आती है उसका इस्तेमाल किया जाए टू प्लेस देम इन सर्टेन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। ठीक है, जैसे जो इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉलिसी सजेस्ट करता है तो उनको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाए, तो ये सब भी है। उसके बाद सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जो होता कमेटी सेटअप की गई थी 2004 में, उन्होंने रिकमेंड किया कि ICT का इस्तेमाल हो, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट
बाय मेकिंग इट मोर रिलेबल इफेक्टिव अकाउंटेबल। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की तो बात होती है, अकाउंटेबिलिटी ताकि जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स है जिन्होंने कोई गलती नहीं की उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड उसके बाद आउटकम ओरिएंटेशन, आउटकम ओरिएंटेशन यानी कि जो आपके होता कमिटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है, यानी कि ये ध्यान रखिएगा, ये आप यूज कर सकते हैं। होता कमेटी किस लिए बनाई गई थी? सिविल सर्वेंट रिफॉर्म्स को लेकर। उन्होंने 2004 में रिकमेंड किया कि एसीआर, एसीआर का मतलब क्या होता है आपका, मैंने लिखा है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक प्रकार से ये पीरियोडिक रिव्यू होता है सिविल सर्वेंट का उनके परफॉर्मेंस को लेकर। तो इसको रिप्लेस कर दिया जाए विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो हमने ऊपर देखा था, ये जो आपने ऊपर देखा ना, मल्टी स्टेक होल्डर फीडबैक। ठीक है, तो यही बात है, जो ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करने का प्रयास करता है वाइल इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। उसके बाद प्रमोटिंग पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज एंड इथिक्स, ये तो है इथिकल वैल्यूज, पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज ये सब प्रमोट करिए। और उसके लिए कोड ऑफ इथिक्स ड्राफ्ट किया जाए जिसके अंतर्गत ऑनेस्टी, मेरिट, एक्सीलेंस सब प्रमोट किए जाएंगे पब्लिक सर्विसेज के अंतर्गत। उसके बाद होता कमिटी ने यह भी रिकमेंड किया मॉडल कोड ऑफ गवर्नेंस हो, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना होगा जो भी आपके पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होता है उनके लिए, उसी प्रकार से मॉडल कोड ऑफ गवर्नेंस हो। और ये एक प्रकार से बेंचमार्क के तरह कार्य करेगा जिसके माध्यम से हम कंपेयर कर सकते हैं गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। यहाँ कोई लेट से मिनिस्ट्री है तो वो बेसिकली गवर्नेंस के लेवल पर कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो जज किया जा सके। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए इन रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट प्रोसेस। साथ ही साथ नर्चर स्पेशलाइजेशन, यानी कि सिविल सर्वेंट्स में स्पेशलाइजेशन की तरफ उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो मोर एंड मोर स्पेशलाइजेशंस कल्टिवेट करें अपने अंदर बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एंड स्किल्स, यानी कि लर्निंग उनकी नहीं छूटनी चाहिए। उसके बाद रीओरिएंट ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग जो होनी चाहिए वो मॉडर्न नीड के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 साल पुराना वाला ट्रेनिंग सिस्टम ही चल रहा है, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रीओरिएंट ट्रेनिंग, ये तो हमने देखा ही, जैसे अब देख लो साइबर इश्यू जैसे मुद्दे आ रहे हैं, है ना, या फिर अब धीरे धीरे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो कैसे एड्रेस किया जाए अर्बन इश्यूज को, कैसे एड्रेस किया जाए साइबर इश्यूज को, तो इन सब की ट्रेनिंग की अब ज़रूरत है। उसके बाद मिड कैरियर एग्जाम्स या स्किल असेसमेंट ये लिया जा सकता है टू एवेल्युएट एंड डिसाइड ऑन फ्यूचर पोस्टिंग। उसके बाद जो आपके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो अभी हमने देखा, उसको मल्टी स्टेक होल्डर फीडबैक के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद कंपलसरी रिटायरमेंट फॉर अंडर परफॉर्मिंग ऑफिशियल्स, यानी कि ये तो मुद्दा चलते ही रहता है कि जो अंडर परफॉर्मिंग ऑफिशियल्स है उसका कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाए। और जो आपके करंट गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्टेप लिए भी हैं, आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, उसके बाद प्रोबिटी लाया जाए इन गवर्नेंस, प्रोबिटी यानी कि गवर्नेंस में ईमानदारी। ठीक है, अब आप हमें बताओ कि कैसे हम प्रोबिटी गवर्नेंस में लाएंगे, ये आपका एथिक्स के टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्रोबिटी आ सकती है जब हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे इन द प्लेसमेंट, चाहे वो आपका रिक्वायरमेंट हो, ट्रेनिंग हो। उसके बाद प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए परफॉर्मेंस का जो भी ऑफिशियल्स है बेस्ड ऑन देयर प्रोबिटी। तो बस आप हमें और पॉइंट्स बताइए कि किस प्रकार से प्रोबिटी गवर्नेंस में इंश्योर किए जा सकते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया, थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण मैं आपको आज इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ एक्चुअली। उसके बाद हम एक लंबा क्लास लेंगे और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड इश्यूज को हम खत्म करेंगे। उसके बाद आपका गवर्नेंस टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।